नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। भारतीय औद्योगिक बैंक लोकप्रियता हासिल कर रहा है। डेटा संरक्षण विधेयक लागू होने तक व्हाट्सएप अपनी गोपनीयता नीति स्थगित रखेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है। भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के विरुद्ध अमेरिका और जापान ने विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति दर्ज की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की दिल्ली पीठ क्षेत्रीय पीठों से सर्वोच्च नहीं है। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक लोकप्रियता अर्जित कर रहा है। ये बैंक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित पोर्टल है। ये सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित सूचनाओं जैसे कनेक्टिविटी, आधारभूत सुविधाएं, प्राकृतिक संसाधन और क्षेत्र, खाली जमीनों पर प्लॉट स्तरीय जानकारी, कार्यप्रणाली तथा संपर्क के विवरण के लिए एकल बिंदु भंडार के रूप में कार्य करता है। इस प्रणाली को 17 राज्यों के उद्योग आधारित जीएस प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि रियल टाइम बेस्ड पोर्टल पर विवरण अपडेट किए जा सके। साथ ही दिसंबर 2021 तक इसका अखिल भारतीय एकीकरण कर लिया जाएगा। वर्तमान में इसके पास 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में लगभग 4000 औद्योगिक पार्क हैं। भूमि बैंक एक सरकारी संस्था या गैर लाभकारी निगम होता है जो खाली पड़ी संपत्तियों, बिना उपयोग होने वाली भूमि या कर की देरी करने वाली संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान में मदद करता है ताकि खाली संपत्ति का अधिक उत्पादक उपयोग करने के लिए इसका पुनर्विकास किया जा सके। इसके महत्व की बात करें तो ये व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करता है क्योंकि ये सुदूर क्षेत्रों से भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये सरकारी भूमि के निपटान में अत्यधिक होने वाली देरी का समाधान करता है और भूमि उपयोग दक्षता में सुधार करता है। हालांकि इससे जुड़ी कई चिंताएं भी मौजूद हैं क्योंकि ये जनजातीय समुदायों को भूमि अधिकारों से वंचित करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। साथ ही न्याय के इस विचार की उपेक्षा करता है कि भूमि भूमिहीन समुदायों के बीच वितरित की जानी चाहिए। अगली खबर डेटा संरक्षण से संबंधित है। डेटा संरक्षण विधेयक लागू होने तक व्हाट्सएप अपनी गोपनीयता नीति स्थगित रखेगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लागू नहीं हो जाता तब तक वो उपयोगकर्ताओं को नई गोपनीयता नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ये नई गोपनीयता नीति का चयन नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यात्मकता को सीमित नहीं करेगा। वर्तमान में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और हस्तांतरण को सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियम 2011 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे पहले व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति में परिवर्तन करके लोगों के लिए फेसबुक समूह की कंपनियों के साथ ऐप पर किए गए इंटरैक्शन विद बिजनेस इसके बारे में डेटा साझा करने की सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा नहीं करने पर वे सेवा का उपयोग करना जारी नहीं रख सकते थे। नीति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का ध्यान आकर्षित किया जिसने एक जाँच आरम्भ की। इसके बाद कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में अपील दायर की गयी। बीएन श्री कृष्ण समिति की अनुशंसाओं पर आधारित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 अभी भी लोकसभा में लंबित है। ये विधेयक सरकार भारत में निगमित कंपनियों और भारत में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा से संबद्ध विदेशी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संसाधन यानी प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। ये व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकारों को भी निर्धारित करता है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति का प्रावधान जरूरी है। अगली खबर सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है। वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के बाद से पहली बार वर्ष 2020 के लिए वैश्विक औसत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का स्कोर कोविड-19 महामारी के प्रकोप की वजह से पिछले वर्ष से कम हो गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो एसडीजी और 6 एसडीजी रूपांतरण कोविड-19 से एक सतत, समावेशी और लचीली पुनर्स्थापना की सूचना दे सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, संधारणीय ऊर्जा आदि जैसे 6 एसडीजी रूपांतरणों में से प्रत्येक व्यवहार्य समाधान के साथ निवेश प्राथमिकता और विनियामकीय चुनौतियों की पहचान करता है। महामारी सहित वैश्विक चुनौतियों, परंतु जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट के लिए भी एक मजबूत बहुपक्षीय प्रणाली की आवश्यकता है। महामारी ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और प्रमुख बुनियादी ढांचे तक सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। आधिकारिक आंकड़ों में डेटा अंतराल और
समय अंतराल, सांख्यिकीय क्षमता में अधिक निवेश की आवश्यकता और प्रमुख एसडीजी रूपांतरणों पर देशों की प्रतिबद्धताओं और प्रगति की निगरानी के लिए नए दृष्टिकोणों को प्रकट करते हैं। रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि वैश्विक एकजुटता और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के जुड़ने में वृद्धि होने से देश अभी भी एजेंडा 2030 तथा जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 2015 पेरिस समझौते को पूर्ण कर सकते हैं। एक बेहतरीन रीति से डिजाइन और कार्यान्वित वैश्विक टीकाकरण योजना इस दिशा में एक आवश्यक प्रथम कदम है। अगली खबर कर व्यवस्था से संबंधित है। सरकार केयर्न कर मुद्दे को निपटाने के लिए विधिक परिवर्तनों पर विचार कर रही है। एक फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने विवादित कर दावों को लेकर मध्य पेरिस में भारत सरकार के स्वामित्व वाली लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। केयर्न विवाद 15 वर्ष पहले वर्ष 2006-07 में आरंभ हुआ था, जब केयर्न यूके ने केयर्न इंडिया होल्डिंग्स के शेयरों को अपने भारतीय समकक्ष केयर्न इंडिया को हस्तांतरित कर दिया था। इसके बाद कर अधिकारियों ने निर्णय लिया कि चूंकि केयर्न यूके ने पूंजीगत लाभ अर्जित किया था, इसलिए उसे पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना चाहिए। भारत द्वारा भूतलक्षी कर वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत वर्ष 1962 से एक विदेशी संस्था यानी कि जिसकी संपत्ति भारत में स्थित है, उसके शेयरों के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप हुआ कोई भी पूंजीगत लाभ भारत में कर योग्य होगा। केयर्न ने अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णय के लिए प्रयास आरंभ किए। दिसंबर 2020 में हेग में स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने निर्णय दिया कि भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को $1.2 बिलियन का हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि कंपनी पर भूतलक्षी कर का मामला अनुचित रीति से लागू किया गया था। अब क्योंकि भारत न्यूयॉर्क कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है, इसलिए ये निर्णय विश्व भर के कई अधिकार क्षेत्रों में भारतीय संपत्तियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है। विदेशी पंचाट निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन 1958 को न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसमें उपबंध किया गया है कि विदेशी और गैर घरेलू पंचाट निर्णयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली खबर WTO से संबंधित है। भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के विरुद्ध अमेरिका और जापान ने विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति दर्ज की। प्याज के निर्यात पर लगातार प्रतिबंध लगाने को लेकर अमेरिका और जापान ने भारत के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति दर्ज की है। दोनों देशों ने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना के निर्यात पर प्रतिबंध आयात करने वाले देशों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। साथ ही भारत में प्याज उत्पादकों ने मांग की है कि केंद्र सरकार को तदर्थ निर्णय लेने की बजाय प्याज के आयात और निर्यात पर एक व्यापक नीति का प्रारूप तैयार करना चाहिए। प्याज पर व्यापक नीति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि निर्यात में सहायता के लिए घरेलू बाजार में मांग आपूर्ति असंतुलन पर अंकुश लगाना जरूरी है। प्याज के निर्यात पर अनिश्चित प्रतिबंध की वजह से प्याज उत्पादकों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से बांग्लादेश जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में विकृति उत्पन्न हो रही है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों से खाड़ी देशों के बाजार में भारतीय प्याज की हिस्सेदारी के साथ प्रतिस्पर्धा करना आरंभ कर दिया है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि प्याज का निर्यात सरकार के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए मुख्य साधनों में से एक है। आपको बता दें कि भारत दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है और पहला है चीन। वित्त वर्ष 2021 में भारत ने $378 मिलियन मूल्य के प्याज का निर्यात किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। शीर्ष निर्यात गंतव्य बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका थे। सरकार द्वारा की गई पहलों की बात करें तो पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना MEIS अधिशेष प्याज की फसल के दौरान निर्यात को प्रोत्साहित करती है। दूसरी है ऑपरेशन ग्रीन्स। ये प्याज की मांग आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने और कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आरंभ किया गया है। साथ ही एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को 50% सब्सिडी के साथ कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचनाएं बनाई गई हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की दिल्ली पीठ क्षेत्रीय पीठों से सर्वोच्च नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 की केंद्रीय अधिसूचना को निरस्त कर दिया है, जिसने दिल्ली में स्थित NGT उत्तरी क्षेत्र पीठ को प्रधान पीठ करार दिया था। इसमें ये बताया गया है कि यदि मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह न्याय तक पहुँच से वंचित करने के समान होगा। इसने माना कि NGT की सभी 5 क्षेत्रीय पीठ समान रूप से प्राधिकृत हैं और उनके आदेश संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। इन क्षेत्रीय पीठों में
केंद्रीय क्षेत्र में भोपाल, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई, पश्चिमी क्षेत्र में पुणे और उत्तरी क्षेत्र में नई दिल्ली शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं एनजीटी के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार वर्ष 2010 में स्थापित ये एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों के निर्णय के लिए पूर्ण विशेषज्ञता से युक्त है। एनजीटी का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के आधार पर निर्णय करेगा और इसे प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। इंक्लूसिव सिटीज सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA में स्थापित इंक्लूसिव सिटीज सेंटर का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए शहर के प्राधिकारियों की संस्थागत सुदृढ़ता के लिए उपयुक्त उपकरण और ढांचा विकसित करना है। ये शहरों को साक्ष्य आधारित योजना निर्माण और निवेश के क्षेत्र में सुविधा प्रदान करेगा ताकि सभी लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, शहरी निर्धनों, दिव्यांग व्यक्तियों आदि के जीवन की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार किया जा सके। वर्ष 1976 में स्थापित NIUA स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय और अमृत जैसी शहरी विकास परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में भारत सरकार को सहयोग कर रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना 2021 से 24। ये ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित की गई है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म जीव निवारक प्रतिरोध और बिग डेटा एनालिटिक्स सहित 10 विषयगत क्षेत्रों में एक दूसरे के नवाचार पारितंत्र के अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा निर्मित समूह है। ये आबादी का लगभग 42%, सकल घरेलू उत्पाद के 23%, क्षेत्र के 30% और वैश्विक व्यापार के 18% का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या हाथी पांव, इसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए अपने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अनुमोदन प्रदान किया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के 2 स्तंभों में से एक है। इसके तहत वर्ष में एक बार पात्र आबादी को फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाती हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में प्रसारित होता है। इसके लक्षणों में पैरों की सूजन और अंडकोश वृद्धि यानी हाइड्रोसिल शामिल है और ये सामाजिक कलंक का कारण बन सकता है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल स्टडी अध्ययन के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित असामान्य गर्म और ठंडे तापमान के कारण होने वाली मृत्यु की वार्षिक संख्या बढ़ रही है। साथ ही ये भी पाया गया है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से वर्ष 2100 तक तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र और अमेरिका के क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू के घातक प्रकोप को उत्पन्न कर सकती है। तापमान के इस स्तर पर वर्ष 1970 से 99 के दौर की तुलना में 4.7 बिलियन अधिक लोगों को इस प्रकार के प्राणघातक रोगों से खतरा हो सकता है। हिमालयन याक राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने जलवायु परिवर्तन, रोगों आदि से उत्पन्न जोखिमों के विरुद्ध हिमालय याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। याक बहुत ठंडे तापमान का अभ्यस्त है और -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकता है, लेकिन जब तापमान 13 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो ये उसकी उत्तरजीविता पर संकट उत्पन्न कर सकता है। घुमंतू समुदाय जैसे लद्दाख और सिक्किम में चांगपा और डोगपा तथा अरुणाचल प्रदेश में ब्रोकपा याक पालन से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे भौगोलिक संकेतक टैग के बारे में। भालिया गेहूं की जीआई प्रमाणित भालिया किस्म की प्रथम खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और ये स्वाद में मीठा होता है। इस किस्म की अनूठी विशेषता ये है कि इसे वर्षा आश्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है और इसे गुजरात के भाल क्षेत्र में उपजाया जाता है। मदुरई चमेली पहली बार जीआई प्रमाणित मदुरई चमेली को तमिलनाडु से अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया गया था। चमेली की सुगंध मीनाक्षी मंदिर के वैभव का पर्याय है। मदुरई भारत की जैस्मीन कैपिटल के रूप में विकसित हुआ है।
और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। सरकार द्वारा नरगोल गांव में सर्व ऋतु बहुउद्देशीय बंदरगाह विकसित करने के निर्णय के बाद जन विरोध दोबारा शुरू हो गया है। इसे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के भविष्य के विकल्प के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीका अवश्य लगवाइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।